नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समसामयिक विषयों पर आधारित राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आज की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है बिहार विधानसभा चुनाव 2020। कोरोना महामारी के दौर में पहला विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए मतदान संपन्न हो गया। बिहार में अब की बार किसकी सरकार के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के साथ ही बिहार में विधानसभा की सभी 243 सीटों पर जो है मतदान संपन्न हो गया। नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। इस बार 243 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई है। पहले और दूसरे चरण में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई है, वहीं तीसरे चरण में 57% से अधिक मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। और इसी के साथ 3700 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच जो है वो मुकाबला है। हालांकि मैदान में कुछ और महागठबंधन भी हैं। चुनाव में विकास का मुद्दा जो है वो इस बार छाया रहा, वहीं रोजगार इस बार बड़ा मुद्दा बना और पार्टियों में नौकरियां देने के वादे की होड़ लगी रही। आपको बता दें कि मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इससे पहले नए विधानसभा की जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर हुए चुनाव में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है। 2015 की बात करें तो 56% जो है वो वोटिंग हुई थी और इसी के साथ 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 53% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से देखें तो कोरोना महामारी के बीच इस बार भी जो है वो वोटिंग जो है काफी बेहतर रही। लोगों ने, मतदाताओं ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले दोनों विधानसभाओं के मुकाबले बेहतर वोटिंग प्रतिशत जो है वो सामने आया है। इस बार चुनाव में कोरोना संक्रमण से मतदाताओं की सुरक्षा के लिए कई बदलाव किए गए। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। निर्वाचन आयोग ने मुश्किल हालात में भी सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। संजय कुमार निदेशक हैं सीएसडीए, साथ ही रामकृपाल सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। और संजय जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। कोरोना महामारी के इस दौर में पहला विधानसभा चुनाव हुआ है बिहार का। 3 चरणों को ये जो चुनाव हुआ है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब 3 चरण के चुनाव संपन्न हो गए और मुझे लगता है आपने टर्नआउट का जिक्र किया और उसकी तुलना कर रहे थे हम 2010 के विधानसभा चुनाव से, 2015 के विधानसभा चुनाव से। अगर आप मतदान का प्रतिशत देखें, और वो एक बड़ा पैमाना है आज ये देखने के लिए कि मतदाताओं में कितना उत्साह था, कितनी उन्होंने दिलचस्पी ली। जब चुनाव की घोषणा हुई थी तमाम तरह की भ्रांतियां थी मन में, दुविधाएं थी। चुनाव कैसे संपन्न होगा, कोरोना काल है, क्या लोग घरों से निकलेंगे, शहरी मतदाता क्या अपनी सुरक्षा ज्यादा देखेगा या वोट देने निकलेंगे। लेकिन अगर आप तीनों चरण के मतदान को देखें तो तीनों चरण में अच्छा खासा मतदान हुआ, लोगों ने अपनी रुचि दिखाई। ये इस बात को दर्शाता है कि लोग भारत में राजनीति को महत्व देते हैं, चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और बिहार के लोगों ने जिस तरह से वो निकले हैं तीनों चरण में आकर के वोट दिया है, इस बात का परिचायक है कि उन्होंने चुनाव को बहुत दिलचस्पी से लिया। आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को बधाई देनी चाहिए। इतनी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव को संपन्न कराया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अगर इस बार के चुनावों के मुद्दों की खास तौर पे बात करें, फैक्टर्स की बात करें जिसने अहम भूमिका निभाई है, तो वो कौन से हैं आपकी नजर में? देखिए, अब तो चुनाव संपन्न हो गए हैं और मुद्दे भी नेताओं ने गिनाए, पत्रकारों ने गिनाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुद्दे जनता के बीच से ही आते हैं, जनता ही तय करती है और कौन कितना उस पर खरा उतरता है ये अलग की बात है। देखिए, दावे अपनी जगह होते हैं, लेकिन मतदाता ये चाहता है कि दावे तो बहुत लोग करते हैं, उसमें से कौन कितना उसको निभा पाएगा। बिल्कुल। तो ये बेसिक बात ये होती है कि उसने, और मतदाता ऐसे बहुत भटकता हुआ नहीं रहता, पहले से मन बना चुका होता है। तो मुझे लगता है कि हमें 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल अभी तो जो आए हैं कल, मैं उनके नतीजों पर तो नहीं जाता, लेकिन एक बात उसमें जो उभर के आ रही, जो आप पूछ रही थी, कहीं ना कहीं एक चीज हमको समझनी चाहिए कि आज की तारीख में तो ये युवा वर्ग जो है बहुत बड़ी तादाद में है, जिसने अतीत को देखा नहीं है। बहुत, आप 22 साल के, 24 साल के, 26 साल के एक युवक का क्या अतीत हो सकता है?
तो हमें हमेशा इस बात को सोचना चाहिए कि उनके पीठ पर अतीत की कोई गठरी नहीं है। आप देखिए, अगर किसी को कहिएगा कि 1982 के कपिल देव वाले वर्ल्ड कप को देखो, पहली बार जब इंडिया ने गोल्ड कप जीता था, कोई भी देखने को उसको तैयार नहीं होगा। सुन लिया बहुत है, लेकिन कोई ब्लैक एंड व्हाइट और उसको देखने को, इवन मैं बताऊं आपको, युवा की बात छोड़िए, बहुत बुजुर्ग लोग भी अब वो ब्लैक एंड व्हाइट देखना पसंद नहीं करते। कहने का अर्थ यह है कि अब वो वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचता है, जो आज की तारीख में उसके सामने समस्याएं हैं, और वो कौन भविष्य में बेहतर ढंग से उसकी आकांक्षा पर खड़ा उतरेगा, ये निर्भर करता है। और कुल मिलाकर के यही मुद्दा यही होता है। देखिए, कोई पीछे नहीं जाना चाहता, हर आदमी आज जहां है वहां से बेहतर जिंदगी की तलाश होती है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। जो पढ़ रहा है उसको अच्छी पढ़ाई चाहिए, जो अब पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुका है उसको रोजगार चाहिए, और जो हमारे जैसे मैं कहें उनको अधेड़ जैसे लोग, वो चाहते हैं कि एक आराम की एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जिए जिसमें से जो कुछ भी है उससे अपना जीवन कट जाए। तो एक जो है ये कि हमेशा एक बेहतर जिंदगी, मैं समझता हूँ कि कौन इस पर खड़ा उतरता है, ये सोच करके मतदाता वोट देता है, और 10 तारीख को यही फैसला होगा। बिल्कुल, यूथ जो है वो अपना फ्यूचर देखता है और वही देखता है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच किस सरकार की है, किस पार्टी की है या किस दल और गठबंधन की है। संजय जी, रामकृपाल जी ने एक एंटी इनकम्बेंसी का भी जो है वो बात की। नीतीश कुमार अगर इस बार जीते हैं तो ये उनका चौथा टर्म होगा, लगातार 15 साल से उनका शासन, विकास की बात वो करते रहे और इस मुद्दे पर उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा भी है और अपनी सारी विकास की चीज़ें गिनाई भी हैं। इस बार के चुनाव में किस फैक्टर को आप ज़्यादा देख रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी या फिर प्रो इनकम्बेंसी? देखिए, इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल मुखर होकर बोल रहा था। आप देखें जिस तरह से नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा था जनता के द्वारा, जिस तरह के कैंपेन में जब वो भाषण देते थे तो तमाम जगहों पर नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा था। अब कई मतदाता ऐसे भी थे जो कहते थे कि एनडीए की सरकार दोबारा जीत जाए लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। हम लोगों ने सीएसडीएस, जहां मैं काम करता हूं, हम लोगों ने एक सर्वेक्षण भी किया था अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 10 से 17 के बीच में, और वो आंकड़े भी बड़े स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि नीतीश कुमार की अपनी पॉपुलैरिटी नीचे गिर गई थी। और अगर किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही है, अब ज्यादा लोग उन्हें नहीं चाहते कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो ये संकेत है एंटी इनकम्बेंसी का। तो बिल्कुल मुखर होकर एंटी इनकम्बेंसी अपना सर ऊंचा किए हुए था बिहार में। जोर जोर से वो आवाजें आ रही थी एंटी इनकम्बेंसी की। दो पार्टियां लगातार विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार का। एक तो आरजेडी विरोध कर रही थी, तेजस्वी बार बार इस बात को कह रहे थे, और उनका तो एक स्लोगन था, नीतीश बाबू थक गए हैं जी। और बाद में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने आखिरी चुनावी रैली में इस बात को भी कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इससे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता था कि ये उनका ट्रम्प कार्ड था, ये रुझाने की कोशिश की जा रही थी वोटरों को। तो उन्हें भी इस बात का सेंस था कि मतदाता जिस तरह से उन्हें 2015 या 2010 या उसके पहले 2005 के चुनाव में जिस तरह से मतदाता उन्होंने वोट किया, अब मतदाता उनके साथ उतने दिखाई नहीं पड़ते। जातीय समीकरण की बात करें या फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, इस बार के चुनाव में आपने किस तरीके से पार्टियों ने इसका गणित बिठाया, इसको लेकर आप कैसे इसको एनालिसिस करेंगे? देखिए, मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि जातियां जब से ये देश आजाद हुआ तब से हैं जी, लेकिन नतीजे बदलते रहते हैं, जातियां तो वही रहती हैं। तो अगर ये ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जातियां जो है, निश्चित रूप से जाति एक सच्चाई है और जाति है कि जाति नहीं जी, और ये जाएगी भी नहीं। आप उसको जाति कह लें या देखिए, ये समाजवादी सरकार जैसे इसको सोशलिस्ट कंट्री में स्ट्रेटा कहते थे, लोअर स्ट्रेटा, मिडिल स्ट्रेटा, अपर स्ट्रेटा, आप कुछ भी कह लीजिए, वो एक अलग। मैं इसलिए कहता हूं कि अब आप जैसे कहा जाता है जातियां हैं, लेकिन अगर एक ही जाति का कैंडिडेट दोनों तरफ से खड़ा है या तीनों तरफ से खड़ा है, तब आप क्या कहेंगे? अल्टीमेटली देखिए, मैं खुद ये कहता हूं कि कोई जातिवादी भी अगर होता है अपनी बिरादरी का, उसके पीछे क्या होता है कि इससे मेरा कल्याण होगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि कल्याण कौन करेगा जी? कोई भी, मेरे बच्चे को एजुकेशन कौन दिला सकता है बेहतर, मेरे बेटे को कौन नौकरी दिला सकता है, कौन
कौन व्यक्ति है जो हम बीमार पड़ने पर हमारा बेहतर इलाज करवा सकता है। ये सबकी समस्या है, इसमें चाहे किसी भी कोई जाति का हो या ना हो जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, नेता की तरफ आ जाता हूं, लीडरशिप की तरफ। 10 तारीख को क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक चीज है, मैं अगर सोचूं कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूं, हर वो एक, देखिए सिर्फ राजनीति नहीं, फिल्म को देख लीजिए, समाज का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे आप हो सकता है अच्छे हों, लेकिन आपका अच्छा होना, आपकी कंटिन्यूटी दोनों नहीं हो सकता। कभी ना कभी आप अच्छा होने के बावजूद आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आपको सीन से हटना पड़ता है। नौशाद जी बहुत अच्छे फिल्मकार थे, आज भी मैं समझता हूं कोई चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे पुरानी पीढ़ी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि नौशाद खराब, लेकिन नौशाद जब संगीत दे रहे थे उसी समय नए संगीतकार आ गए और नौशाद जी पर्दे के पीछे चले गए। तो मैं ये कहता हूं कि रिजल्ट जो आएगा जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ने काम नहीं किया है या उससे काम से लोग संतुष्ट नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि पेट की भूख जब खत्म होती है तो महत्वाकांक्षाएं फूट पड़ती हैं। आपकी आकांक्षा भी बढ़ती होती है, जब तक आपका पेट खाली है तब तक सिर्फ रोटी दिखाई पड़ती है, और जैसे ही आपका पेट भर गया आपको घर भी चाहिए, आपको मकान भी चाहिए, आपको साइकिल भी चाहिए, साइकिल अगर है तो मोटरसाइकिल चाहिए। तो देखिए, महत्वाकांक्षा, कोई भी अगर बिहार में विकास कर रहा है, जरूरी नहीं है कि जिसने विकास किया हो वो हमेशा कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी को खारिज नहीं कर रहा हूं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन नए की तरफ जाना और दूसरे से ज्यादा इच्छाएं पाल लेना ये भी स्वाभाविक होता है। और कई बार लोग जो ये अनावश्यक रूप से हवा में फेंकते हैं कि हम इतने लाख नौकरियां दे देंगे, इतने लोग देंगे, जनता थोड़ी बहुत इसके भ्रम में जाती है, लेकिन वो जानती है कि हम कितना नौकरी दे पाएगा नहीं दे पाएगा। आज का समाज में लोग शिक्षित हैं, उनको पता है। आज का युवा जो है उसको सिर्फ ये नहीं है कि उसका जो मुख्यालय है, राज्य मुख्यालय है, वहां पे समाधान है। देखिए, वो मुंबई, दुबई, शंघाई और सिलिकॉन वैली देख रहा है। आज उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं और इसका समाधान कोई स्टेट में नहीं आता, पटना, लखनऊ या मुंबई में नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स। यूथ जो है, जैसा मैंने फिर कहा, वो किस पे भरोसा करेगा, बदलाव चाहता है या उसको पुराने नेतृत्व पर भरोसा है, ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बदलाव का मतलब ये असफलता नहीं होती है, मैं हमेशा इस बात को कहूंगा। जी बिल्कुल। संजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और जैसा कि रामकृपाल जी ने भी कहा कि इस बार के घोषणा पत्र में हमने देखा कि जो नौकरी देने का वादा है इसकी कहीं ना कहीं होड़ थी, यानी कि रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा था। आप इस बात को मानते हैं? इसके अलावा और कौन से मुद्दे थे जो सबसे ज्यादा इस बार हावी रहे? रोजगार का मुद्दा तो था ही। 2 मुद्दे काफी हावी रहे। आपने एक बात का तो जिक्र कर दिया, रोजगार का मुद्दा, और आपने देखा होगा रोजगार का तो मुद्दा इतना बड़ा रहा कि बिल्कुल तेजस्वी यादव ने, मुझे लगता है जिस तरह से आरजेडी गठबंधन ने बिल्कुल पूरी हवा उनकी तरफ आ गई या बदल गई, वो रोजगार के मुद्दे पर। उन्होंने पहले प्रॉमिस किया कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि पहले कैबिनेट के मीटिंग में ही मैं 10 लाख रोजगार दे दूंगा। पहले तो बीजेपी ने उसका विरोध किया, एनडीए ने उसका विरोध किया, कहा कि ये बातें बिल्कुल सही नहीं दिखती, लेकिन उन्होंने भी किसी न किसी तरह से उन्होंने कहा हम 19 लाख रोजगार के अवसर देंगे। तो रोजगार बिल्कुल सेंटर स्टेज पे था इन चुनाव में। सारी पार्टियां रोजगार की बात कर रहे थे, भाषा भले अलग अलग हो, लेकिन सभी लाइवलीहुड और रोजगार की चर्चा कर रहे थे। जो दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा रहा इन चुनाव में, वो विकास का मुद्दा था। विकास के मुद्दे को दोनों पार्टियों या दोनों गठबंधन के मतदाता अपनी अपनी तरह से देख रहे थे, बल्कि इनके लीडर्स भी उसको अपने अपने तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे। जो एनडीए के लीडर्स थे या एनडीए के वोटर्स थे, वो कहते थे मैं विकास के लिए वोट कर रहा हूं, क्योंकि एनडीए ने बहुत विकास किया है पिछले 10-15 सालों में। नीतीश कुमार की सरकार में बहुत विकास हुआ है। आरजेडी गठबंधन को भी वोट देने वाले बहुत सारे लोग कहते थे मैं तो विकास के लिए वोट कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि विकास हुआ ही नहीं है पिछले 5-10 सालों में, और इसी के लिए मैं उस पार्टी या गठबंधन को वोट दे रहा हूं जो विकास कर सकता है बिहार में। इन 2 मुद्दों को अगर हम देखें, विकास और बेरोजगारी, इन 2 मुद्दों पर 50% मतदाता बिल्कुल एक तरह से उनके मन में यही 2 मुद्दे थे। बाकी बिजली, पानी, सड़क,
और जो तमाम छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उन सब मुद्दों की चर्चा रही होगी। लेकिन अगर ये कहें कि चुनाव का मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, मुझे लगता है कि चुनाव का मुद्दा, असल मुद्दा जो कहते हैं बिल्कुल सेंटर में था, चुनाव के बिल्कुल चुनाव के बीच खड़ा था, वो बेरोजगारी का मुद्दा था। बिल्कुल जाहिर तौर पे। रामकृपाल जी, एलजेपी का चुनाव से पहले अलग हो जाना और जिस तरह से रामविलास पासवान जो हैं वो हमारे बीच नहीं रहे, क्या असर आप देखते हैं एनडीए में इस एलजेपी के खास तौर पे अलग होने को लेकर? इसका कितना असर आपको इस वोटिंग पर दिखाई देता है? देखिए, मैं शुरू से एक बात को कह रहा था कि सवाल इस बात का नहीं है कि चिराग पासवान की सीटें कितनी आती हैं, सवाल इस बात का है कि चिराग पासवान वोट कितना काटते हैं जी। तो ये 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब देखिएगा आप, मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान ने बहुत हद तक, मैं अगर एनडीए को कहूं तो थोड़ा होगा, चूंकि वो अपने को एनडीए में मानते हैं और कहते हैं कि हम तो बीजेपी के हनुमान हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी उनके जैसा उन्होंने हमलावर रुख अख्तियार किया था। जो भी वोट उन्होंने काटा है, मुझे ज्यादातर वो जेडीयू का वोट है या जेडीयू की तरफ से परेशान, यानी जो वोट जनता दल को मिलता वो कहीं ना कहीं से उन्होंने काटा है। बीजेपी का वोट तो मुझे नहीं लगता उन्होंने काटा है, बल्कि बहुत सारे। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि 10 तारीख को ये पता चलेगा, और मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है ये मेरा अपना अनुमान गलत भी निकले, मुझे लगता है कि अगर एनडीए में जो वोट परसेंटेज आएगा, अगर वो बीजेपी बीवीआईपी के साथ अगर एलजेपी का भी परसेंटेज जोड़ लिया जाए, तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता तो कांटे की टक्कर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये पड़ला भारी रहता। मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान ने जो उनका उद्देश्य था कि हम खेलेंगे नहीं, खेल बिगाड़ेंगे, तो उन्होंने एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें सफलता प्राप्त की है, मुझे ऐसा अंदेशा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि बिहार के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरनाक होता है, इसलिए मैं 10 तारीख का इंतजार कर। और मैं संजय जी का रुख करना चाहूंगी, जैसा कि रामकृपाल जी ने भी कहा कि कुछ पार्टियां मैदान में इसलिए ही आती हैं कि वो खेल बिगाड़ देती हैं। संजय जी, इस बार जो मुख्य मुकाबला था वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में था, ये हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 महागठबंधन जो है वो मैदान में आए। ये जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाया, इसके असर को आप कैसे देखते हैं चुनावों में? देखिए, महागठबंधन तो एक ही था बिहार में, और वो महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और 3 लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम और एमएल के, ये महागठबंधन था। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसके नेता जीतन राम मांझी हैं, और विकास जो मुकेश साहनी की पार्टी, ये 2 ही गठबंधन थे। जिन छोटी गठबंधनों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है बिहार में एक शब्द है वोट कटवा। अगर कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो हम कहते हैं ये वोट कटवा है। कुछ गठबंधन भी अब वोट कटवा का रोल प्ले कर रहे हैं। जिन 2 गठबंधनों का आपने जिक्र किया, एक गठबंधन है जिसमें आरएलएसपी जिसके नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसमें बीएसपी भी शामिल है, और उसमें एआईएमआईएम जिसके नेता ओवैसी हैं। मुझे लगता है इन लोगों ने कई जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन कुल मिलाकर के इनका रोल एक तरह से वोट कटवा का रहेगा। ये एकाध कंस्टिट्यूंसी में 1-2 सीटें तो जीत जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये बड़ी पार्टियों को डैमेज ही कर रहे हैं। कहीं कहीं पे 2-4 हजार वोट आएंगे जिससे किसी खास पार्टी को नुकसान कर सकते हैं। और जो एक और गठबंधन है जिसका आपने फिर से जिक्र किया, वो गठबंधन है पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी, जिन्होंने 1-2 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। ये सब ऐसी पार्टियां हैं, ये ऐसे गठबंधन हैं जो अपनी सीट तो निकाल लेंगे, एक आध सीट और जीत जाएं, लेकिन ये इतने वोट तो जरूर लाएंगे, अगर अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में देखें, कि वोट कटवा का रोल जरूर प्ले करेंगे, लेकिन एक कोई निर्णायक भूमिका इनकी इन चुनाव में होगी, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिलता। आप दोनों ही बिहार की राजनीति पर अपनी गहरी समझ रखते हैं। मेरा सवाल आप दोनों से ही होगा। सबसे पहले रामकृपाल जी, आपके पास आ जाती हूँ। अगर 2010 के 2015 के चुनावों को देखें और अब 2020 के चुनावों को देखें, क्या अलग रहा इस बार चुनावों में? चाहे वो मुद्दे हों, चेहरे हों, या फिर एक जो फिजा होती है, हवा होती है, क्या डिफरेंट आपको इस बार दिखा चुनावों में? देखिए, अगर सच्चाई पूछें आप तो 2014
यानी 15 और 20 के बीच में बहुत सारा घटनाक्रम बिहार में हुआ। देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा से एनडीए के समर्थन में वो सरकार उनकी चलती रही, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद या चुनाव समझिए उन्होंने एक तरह से कहा वो टूट करके चले गए और आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। आरजेडी के साथ लड़ा और ये 2 ताकत से वहां पे सत्ता में आई। किन्हीं कारणों से नीतीश कुमार जी ने फिर आरजेडी को छोड़ करके जिस बीजेपी के विरोध में वो गए थे उसी बीजेपी में आ गए। तो देखिए, ये जो क्रम चला, इससे थोड़ी सी कहीं न कहीं से नीतीश की एक जो छवि रही, मैं समझता हूँ उसको थोड़ा सा उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा। तो और जब आप एक इतने रोल के बाद दोबारा से या चौथी बार नेता के रूप में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको भी लेकर के पॉलिटिकल जिसको कहते हैं भ्रम की स्थिति हो गई। ये भी कारणों से आप बीजेपी के साथ थे और क्या कारण है बीजेपी को आपने छोड़ दिया। तो क्या होता है कि आप बहुत इसके कि हमने बहुत काम किया है, बहुत सारी चीजें, अब 10 तारीख को क्या नतीजा आता है मैं नहीं इसको जानता, लेकिन अगर आपसे पूछें तो कहीं न कहीं से 2014 के बाद से लेकर के 20 के बीच में जो बिहार में दल बदल और ये तमाम तरह का जो कोई कारण हुआ है, उसका भी एक अपनी भूमिका है। संजय जी, आपसे भी यही सवाल मैं दोहराना चाहूंगी कि पिछले 2 टर्म के जो चुनाव रहे हैं उसमें और इसमें आप कितना फर्क देखते हैं? हर चुनाव अलग है। अगर आप 2015 का चुनाव देखें और 2020 का चुनाव देखें तो 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन बिल्कुल अलग है, 2015 के चुनाव में एनडीए गठबंधन बिल्कुल अलग था। तो मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। इस समय परिवर्तन का मुद्दा बन गया था। हालांकि उस वक्त भी परिवर्तन का मुद्दा था। उस वक्त 2 ऐसी पार्टियां, 2015 के चुनाव में 2 ऐसी पार्टियां साथ आ गई थी जिसके बारे में लोग अनुमान नहीं करते थे। कहते थे ये दोनों पार्टियां एक साथ नहीं आएंगी। उस समय बीजेपी विरोध का स्वर था। इस वक्त मेरे समझ से नीतीश विरोध का स्वर प्रबल था। तो उस सेंस में, क्योंकि उस समय नीतीश 2015 के चुनाव में नीतीश और लालू एक साथ थे, तो उन्होंने बीजेपी का विरोध किया और बीजेपी के विरोध में दोनों एक साथ आए। इस बार नीतीश के विरोध में एक तरह से तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां एक साथ आई और इसके बाद भी जिन 2 छोटे-छोटे गठबंधनों का आपने जिक्र किया, ये सब नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। बीजेपी का विरोध के स्वर बहुत तीखे नहीं थे। तो नीतीश विरोध, ये चुनाव पूरा नीतीश विरोध का चुनाव था। जी बिल्कुल, नतीजे दिलचस्प होंगे और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 10 नवंबर तक का। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मौजूदा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 29 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले नई विधानसभा की जो तस्वीर है वह पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 243 सीटों पर 10 नवंबर को जो है नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।